अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ जो 3 ख़वातीन मौजूद हैं, इन लोगों ने हमारा सर जो है दुनिया में फ़ख्र से बुलंद कर दिया है और इनकी फ़िल्म दुनिया के बड़े फ़िल्मी मेले में गई और वहाँ पर अवार्ड जीता। वहाँ पर लोगों ने खड़े होकर क्लैपिंग की, जो हॉल में मौजूद थे। ज्यूरी ने इन्हें अवार्ड दिया और अब इनकी फ़िल्म फाइनली पाकिस्तान में भी रिलीज़ होने जा रही है। और पाकिस्तान के जो लोग थे जॉयलैंड का बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म होने को हैं और फिल्म रिलीज़ होने के करीब है और आजकल इसकी प्रमोशंस चल रही हैं। तो मेरे साथ 3 प्यारी लड़कियां रास्ती, अलीना और सरवत गिलानी मौजूद हैं। इनसे कुछ हम थोड़ी सी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इतना बेहतरीन कैसी इंट्रोडक्शन दिया, हमें घूम के आ गए सर से। सही है। तो ये बताइएगा कि आप तीनों कैसी हैं। सबसे पहले आप बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो, और आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। रास्ती और सरवत आप? बिल्कुल ठीक है, मजे में है, या। बहुत खुश है। हमारी प्रमोशंस फिल्म की स्टार्ट हो गई हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि सबसे पहले तो हमें कांस फिल्म फेस्टिवल का बताइएगा कि पाकिस्तान की कोई भी फिल्म इससे पहले जो है वो इस तरह से मतलब इतने बड़े फिल्मी मेले में जाकर उसने अवार्ड नहीं जीता है। तो जब आप लोग वहाँ पर गए थे क्या फीलिंग्स थी? सरवत आपसे हम शुरू करते हैं। बहुत अच्छा लगा। फीचर फिल्म वाकई पाकिस्तान की पहली कभी नहीं गई, और कान फिल्म फेस्टिवल बहुत बड़ा, जैसे कि आपने कहा कि फिल्मी फेस्टिवल है, और वहाँ से दुनिया भर के लोग आते हैं और वो अनबिलीवेबल कंटेंट दिखाना चाहते हैं और स्टोरीज़ लेकर आते हैं। और उन स्टोरीज़ के दरमियान एक पाकिस्तानी स्टोरी जब नज़र आई तो ऐसा लगा कि वाकई हम भी इस काबिल हैं कि पूरी दुनिया पे खड़े होके मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना अमेजिंग टैलेंट है। सो इट फेल्ट ग्रेट, इट फेल्ट लाइक यू नो अब टाइम है, बिकॉज बहुत अरसे से बहुत अच्छा काम हो रहा है और बड़े अंडरग्राउंड हो रहा है और बहुत लोग चाह रहे हैं अच्छा काम करना। सो ये बहुत बेहतरीन टीम के साथ हमें अपॉर्चुनिटी मिली, और ये ज़िंदगी भर वो मोमेंट जो आप कह रही हैं ना, स्टैंडिंग ओवेशन वाला, वो ज़िंदगी भर हमें याद रहेगा। अच्छा सरवत ये बताइएगा कि आप तीनों से मेरा सवाल है कि जब आप वहाँ जा रहे थे आपको क्या फीलिंग्स क्या थी आप लोगों की? क्योंकि इससे पहले हमारी कभी भी कोई ऐसी फिल्म नहीं रही है जिसको इतने बड़े लेवल पे अवार्ड मिला हो, तो एक अपनी फीलिंग्स भी होती हैं, तो वो क्या थी? ऐसे नहीं लग रहा था कि ये रियल है, एंड आई थिंक हमारा जब साइम ने हमें बताया कि कान फिल्म फेस्टिवल की नॉमिनेशन है, हमारी फिल्म नॉमिनेट हुई है, सेलेक्ट हुई है, सो अनबिलीवेबल, इट्स वेरी अनरियल। पाकिस्तानी फिल्म कान्स फिल्म फेस्टिवल नॉमिनेट होना ऑन सच अ ग्लोबल लेवल बहुत एक अनरियल सी बात थी, और वो उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और हमारा वहाँ जाना और तैयारी करना और इतने एक्साइटमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करना, वीज़ा आ गया, टिकट्स आ गई, इस एयरलाइन पे जा रहे हैं, ये इस डेट पे पहुंचेगा, वो इस डेट पे पहुंचेगा, तैयारी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया। ये बताएंगे। रास्ती आप बताइए। रास्ती आप बताइए। बस बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात थी। मेरी पहली फ़ीचर फिल्म है, अलीना की पहली फ़ीचर फिल्म है। आपको ये बताया जाता है कि आप पहली फ़िल्म की है, इसके बाद आप 10 फिल्में करोगे और फिर शायद कभी तुम्हें बाहर जाने का मौका मिले कि कोई फ़िल्म सेलेक्ट होगी पाकिस्तान की ख़ास तौर पे। मेरी पहली फ़ीचर फिल्म थी और एक दिन मुझे साइम ने हम सबको फ़ोन पे इकट्ठे बताया कि कान में सेलेक्ट हो गई है। अब मेरी मेमोरी के अंदर कान सबसे दुनिया का सबसे बड़ा फिल्मी मेला है, तो वो उस वक्त मुझे था कि ये तो कितनी फजूल सी बात है, ये तो नहीं हो सकता। और फिर मैं अपने आप को हर दिन यही कहती थी ये तो नहीं हो सकता। और जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं गए, एयरपोर्ट पे कदम उतार नहीं लिया और फिर अपने अपने घर पहुँच नहीं गए और अगले दिन की सुबह साउथ ऑफ फ्रांस की देख नहीं ली, तब जाके फिर हमें यकीन आया कि अच्छा हम वाकई में सिलेक्ट हो गए और हम पहुँच के हमारी फिल्म यहाँ पे दिखाई जाएगी। और सिलेक्ट होना ही इतनी बड़ी बात थी। फिर उसके बाद हमें उस पर अवार्ड मिला, और मतलब क्या बताऊँ, जैसे चेरी ऑन टॉप कहते हैं ना, उस तरह का एक मोमेंट था कि पहला सबसे बेहतरीन तोहफा ज़िंदगी में। अलीना आप ये बताइएगा, आपकी भी पहली फिल्म थी और इतने बड़े फिल्मी में देखें आपको तो इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है कि जिसको आप ज़िंदगी भर भूल ही नहीं सकती, और आप एकदम से इस लेवल पे जाकर मतलब आकर खड़ी हो गई हैं, तो क्या फीलिंग्स हैं अभी भी? और वो जो मोमेंट्स थे उनको थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कीजिए। आई नो कि अभी ये थोड़ी सी पुरानी बात होगी, लेकिन हमारे साथ तो आप पहली बार मिल रहे हैं, बात करें क्योंकि फिल्म अभी रिलीज़ पाकिस्तान में हो रही है। जी बिल्कुल।
क्या से कहते हैं, मेरे लिए तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था जॉय आइलैंड में काम करना सीनियर्स लोगों के साथ। ऊपर से हमारी फिल्म कैन में नॉमिनेशन हुई हमारी कैन फिल्म फेस्टिवल में जॉय आइलैंड की, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। पहले तो ये था कि मुझे यकीन नहीं हुआ जब साइम सर ने हमारी ग्रुप कॉल की, सभी जॉय आइलैंड टीम के साथ ग्रुप कॉल थी, तो उन्होंने हमें बताया कि इस तरह से हमारी फिल्म जो है वो कैन में सेलेक्ट हुई है। मैंने कहा अच्छा कैन कोई फेस्टिवल होगा, बट मुझे नहीं था पता कि कैन कौन सा फेस्टिवल है। और मैंने भी पूछना शुरू कर दिया, फिर मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, फिर मैंने सब ने मुझे जो आसपास में थे रास्ती जी वगैरह, मैंने पूछना शुरू कर दिया। तो ये था कि जब मैंने सर्च किया तो वो काफ़ी बड़ा फेस्टिवल था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस थी। और मैं पहले भी कभी मैं अपने पाकिस्तान से किसी दूसरी कंट्री मैंने सफ़र नहीं था किया, ट्रैवल नहीं था किया हुआ। मुझे था कि शायद मैं एक ट्रांस हूँ तो मेरे लिए मुश्किल है आउट ऑफ कंट्री जाना या ये चीज़ें करना, तो पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम वहाँ पे जब गए, लोगों ने इतनी अच्छी हमें वेलकम किया, लोगों ने इतना हमें सपोर्ट किया। मुझे ज़रा नहीं लगा कि यहाँ पे कोई जेंडर इशू है, यहाँ पे आप लोग आपके टैलेंट को देखते हैं। और फिर जब हमारी फ़िल्म को मैंने अपनी बड़ी स्क्रीन में देखा, क्योंकि मैं जब से हमने शूटिंग किया था, हमने बिल्कुल भी कोई टेक्स नहीं थे देखे सेट के दौरान भी। तो जब पूरी बड़ी स्क्रीन में हमने अपनी मूवी देखी तो तब भी मैं बहुत ज़्यादा शौक हुई और खुशी के आंसू टपक रहे थे जो रुक नहीं थे रहे। और फिर स्टैंडिंग ओवेशन मिली, फिर माशाल्लाह अवार्ड मिला, और ये ज़िंदगी का एक यादगार है। और सरवत जब अलीना बात कर रही थी ना तो यूं करके देख रही थी। सरवत ये क्या चक्कर है? भाई अलीना जो है ना वो एक मैं आपको क्या बताऊं, अलीना एक ऐसी आर्टिस्ट है जो बस सेट पे जब कैमरे के सामने आती है ना अलीना, व्हेन इट्स टाइम टू परफॉर्म, एक शेरनी निकल के आती है, ठीक है। और वो शेरनी आपको यूजुअली दिनों में नहीं नजर आएगी, ठीक है। और नॉर्मल नहीं बता, ऐसी बड़ी मटकी बातें मज़े की हो रही होती ना, वो मज़े की में ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन जब ये स्क्रीन के सामने होती है या इट्स टाइम फॉर हर टू परफॉर्म, ये एक बिल्कुल ही एक अनबिलीवेबल एनर्जी, पागल चीता बन जाती है। अच्छा अलीना ये बताइएगा कि सोसाइटी के रवैये तो हम सबके सामने ही होते हैं, लेकिन इन लोगों की तरफ से जो आपको रिस्पांस मिला, इनके साथ काम करने का जो एक्सपीरियंस रहा, उसको प्लीज़ हम सबके साथ शेयर कीजिए ज़रा। जी मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत माशाल्लाह सीनियर्स पर्सन थे और सभी ने बहुत अच्छा मुझे गाइड किया। सीनियर सही बोल रही है, और मुझे फनी लग रहा है कि हम इतने सीनियर नहीं है, पर नहीं माशाल्लाह आप हम भी अभी मल्टी टैलेंटेड वुमेन, आप एक्ट्रेस हैं, आप डांसर हैं, आप परफॉर्मर हैं, आप भी मल्टी टैलेंटेड हैं। मी आल्सो बिल्कुल। हाँ तो क्या से कहते हैं, मैं काफ़ी खुश हूँ कि मैं जॉय आइलैंड का हिस्सा बनी और लोगों ने काफ़ी मुझे प्यार दिया। मुझे लगता है इसी प्यार की वजह से जो मेरी मेहनत थी वो लोगों के सामने आई और मैं अपने करैक्टर को अच्छे तरीके से निभा सकी, क्योंकि मेरी जो टीम थी उनका बहुत ज़्यादा साथ था, मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट थी और मुझे कहीं नहीं लगा कि मैं एज अ ट्रांस किसी न्यू पर्सन के साथ एक ग्रुप में काम कर रही हूँ। हालांकि मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बट सभी इतने अच्छे थे कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा आपस में हमारा ऑपरेट हो गया कि सुनो ना अलीना, मुझे एक अफसोस है कि मैंने अलीना के साथ स्क्रीन नहीं शेयर करी इस फिल्म में। मेरा कभी सीन नहीं हुआ अलीना के साथ, एक्सेप्ट एक सीन बहुत दूर से। तो मुझे ये ज़रूर रिग्रेट रहेगा और इंशाल्लाह उम्मीद रहेगी कि मैं अलीना के साथ फिर कभी काम कर सकूं और स्क्रीन शेयर कर सकूं। अच्छा ये बताइएगा, तीनों से सवाल है कि ये जो कैरेक्टर अलीना आपके पास कैसे आया, रास्ती आपके पास कैसे है, सरवत आपके पास कैसे है? हम तो फिल्म देखेंगे तो हमें पता चलेगा क्या कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कुछ थोड़ा बहुत हमें आप बताएंगे आपके पास ये कैरेक्टर कैसे है, सिलेक्शन कैसे हुई? मेरा जो कैरेक्टर है जॉय आइलैंड के अंदर, उसका नाम मुमताज़ है। वो सैलॉन के अंदर काम करती हैं, मेकअप आर्टिस्ट है, ब्राइड्स को तैयार कराती हैं, बहुत अच्छी हैं अपने काम के ऊपर, बहुत फ़ख्र लेती हैं अपने काम में। तो मुझे बेसिकली साइम ने जब स्क्रिप्ट शेयर की थी, वो फिल्म शूट होने के बहुत करीब था, मतलब महीने बाद फिल्म शूट हो रही थी। उन्होंने कहा था कि अच्छा मुमताज़ का रोल तुमने करना है। साइम को मैं जानती थी बिकॉज हम कॉलेज में इकट्ठे थे, तो उसने कहा ये मैंने फ़िल्म लिखी है, फीचर फिल्म, तो ये कैरेक्टर है, तुम कर लो। और साइम क्योंकि मैं जानती थी उनको, मैंने उनकी एक बहुत पुरानी फिल्म में एक्ट भी किया हुआ है, फिर मैंने उनकी फ़िल्म डार्लिंग देखी थी, डार्लिंग वेनिस में जीती भी थी, तो मुझे पता था कि ये जो भी कहानी लिखेंगे ये बहुत खूबसूरत कहानी होगी। तो जब उन्होंने मुझे पूछा तो मैंने कहा मतलब कोई सवाल है पूछने वाला, तो मैंने उनको उसी वक्त कहा हाँ मेरे कॉस्ट्यूम्स तैयार करना शुरू कर दो क्योंकि मैं कर रही हूँ। और इस तरह से ये फिल्म आई मेरे पास। और सरवत आपके पास? मेरे पास भी कुछ ऐसे ही सना जाफरी हमारी कास्टिंग डायरेक्टर थी
और उन्होंने मेरे साथ चुड़ैल्स पे काम किया था। वो असिस्टेंट डायरेक्टर थी उस प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने मेरे साथ चुड़ैल्स में काम किया था और वो मेरा पहला काम था उनके साथ। बट आई डोंट नो उनको, मेरे कैरेक्टर का नाम नुची है और उन नुची अंदरून शहर की में रहने वाली गवाल मंडी के एक छोटे से घर की लड़की है और माँ है बच्चियों की। सो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि उसको क्यों ऐसे लग रहा है कि मैं ये किरदार अदा कर सकती हूँ। मैं आई जस्ट डिडंट अंडरस्टैंड कि वो बहुत देसी किरदार है और उसने मुझे बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ किरदार करते हुए देखा है। बट उसने वो इन्विजन किया था और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई कि वो क्या है। और जब मैंने फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ी तो मुझे बहुत उस टाइप की फीलिंग हुई कि ये वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है, तो इसको छोड़ा तो बिल्कुल भी नहीं जा सकता। और फिर अगर इसको पकड़ रहे हैं तो फिर ऐसे पकड़ें कि बस यही लास्ट परफॉर्मेंस है, अच्छा, ये बताइएगा सरवत, ये फिल्म कहाँ कहाँ शूट हुई और ड्यूरेशन कितना है इस फिल्म का? लाहौर में ही शूट हुई है पूरी। ये 2 घंटे 6 मिनट की फिल्म है, इज़ दैट राइट? एंड इट्स अ प्रॉपर फीचर फिल्म। और लाहौर इस तरह शूट हुआ है जैसे आप उसको छू सकते हैं, इतना रॉ है और इतना रियल है। सिनेमाटोग्राफर जो सादे का कमाल है, जो एक लेबनीज सिनेमाटोग्राफर हैं, लेबनान से वो आए। बिल्कुल। और ही इज़ द ओनली आर जो सेट पे सिर्फ जो पाकिस्तानी नहीं थे वो थे लेबनान, लेकिन उनका काम नहायत खूबसूरत है। और जो सरवत की बात है कि वो बाहर से आए हैं, लेकिन उन्होंने गवाल मंडी के अंदर जो एक घर है या फिर बाकी लाहौर की जो अंदरून शहर जो है उसके घरों का एसेंस, लोग आपस में मिलते कैसे हैं, अपनी स्पेस कैसे क्रिएट करते हैं, उन्होंने ऐसे कैप्चर किया ऐसे कोई और नहीं कर पाता। So, आप बताएं कैसे आपके पास सिलेक्शन आपकी कैसे हुई इस किरदार के लिए? जी, जैसे कि मैंने पहले साइम सर के साथ डार्लिंग शॉर्ट मूवी में काम किया था और उसी के यहाँ पे फिर जो आइलैंड साइम सर बना रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया था कि इस तरह करेक्टर है, पर ये करेक्टर जो है तुम्हारी रियल लाइफ से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि बीबा का जो करेक्टर है जो मैं प्ले कर रही हूँ वो ट्रांस का करेक्टर है जो कि मैं खुद ही प्ले कर रही हूँ। और उसमें एक ट्रांस कम्युनिटी के और पर्सनस भी हैं। जो बीबा है उसका जो करेक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो अपनी मनवाती है, अपने काम को बहुत सीरियस लेती है और एक बहुत उसका जो करेक्टर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग करेक्टर दिखाया गया, उसे पिसा हुआ नहीं दिखाया गया। और दूसरी बात ये जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस करेक्टर में ट्रांस को सिर्फ एक ट्रांस के तौर पे नहीं दिखाया गया, इसमें हमें भी दूसरे लोगों की कहानी में शामिल होने का मौका मिला। और जो सबसे मेरे लिए बड़ी बात थी इस बेस पे मुझे था कि मुझे करना है, बट साहिब ने कहा था कि ऑडिशन, मैंने इसके लिए प्रॉपर्ली ऑडिशन दिए। तो काफ़ी ट्रांस थी और भी जिनको साहिब जी ने मौका दिया कि वो भी आएँ, बट ये था कि मैं उनके ऑडिशन में पूरा उतरी, तो शुक्र है। अच्छा सरवत, ये बताइएगा कि पैरेलल सिनेमा की जो मूवीज़ हैं हमारी, उनको बहुत पसंद किया जाता है, लेकिन अब ये देखें कि कांस फिल्म फेस्टिवल में ये मूवी भी गई और अवार्ड भी इसने जीता, जबकि हमारे यहाँ करोड़ों रुपए के बजट के साथ फिल्में तैयार होती हैं। तो क्या फ़र्क है, मतलब उनको इतनी इंटरनेशनल लेवल पे अभी तक पजीराई क्यों नहीं मिली? आई फील दैट जब एक कहानी जो बहुत सच्चाई से और उस जॉब के लिए जो लोग हैं अगर वो लिए जाएं तो वो कहानी बहुत सक्सेसफुल होती है। जैसे कि एक कास्टिंग डायरेक्टर का काम जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए क्योंकि कैरेक्टर अमेजिंग लिखता है हर कोई जो उसको निभा रहा होता है। अगर वो बेहतरीन भी एक्टर है लेकिन वो उस कैरेक्टर में फिट नहीं होता तो वो उस कैरेक्टर को जस्टिस नहीं दे सकता। सो आई फील दैट जॉयलैंड की खासियत ये है कि मुझे लगता है कि इन कैरेक्टर्स, ये जो बने हैं कैरेक्टर्स, ये एक्टर्स के अलावा और कोई नहीं कर सकता था। तो आई फील जब बाहर दुनिया में पाकिस्तान की मूवी जाती है समथिंग लाइक कान, वो ये रिमाइंड कराती है कि कंटेंट और नैरेटिव जो है वो किंग है एंड इट्स द काइंड ऑफ स्टोरी दैट यू आर वांटिंग टू पोर्ट्रे। एक पिक्चर के 100 तरीके हो सकते हैं लेने के, कैमरा से एक जगह के 100 तरीके हो सकते हैं। इट्स द आई कि आप कौन सी आँख से देख रहे हैं। तो आई फील दैट कमर्शियल सिनेमा में हम पाकिस्तानियों को खुश करना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को खुश नहीं करना चाहते, पूरी दुनिया के पास अपना एक मैसेज नहीं लेके जाना चाहते, एक बहुत टेम्प्रेरी टाइम के लिए एक मैसेज देना चाहते हैं। तो जब मैसेज ओरिएंटेड फिल्म्स बनती हैं पैरेलल सिनेमा में
इस तरह के सिनेमा में, इंडिपेंडेंट सिनेमा में, क्योंकि उसका मैसेज इतना बड़ा होता है और इतना रियल होता है कि वो बाहर दुनिया में भी मार्क बनाती है, क्योंकि वो दुनिया के भी ग्लोबल लोगों को हिट करती है, वो सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं हिट करती। एंड आई फील जब इधर की कमर्शियल मूवीज़ बनाई जाती हैं तो उनका ऑडियंस सिर्फ पाकिस्तान होता है। दैट्स द डिफरेंस आई फील। अच्छा ये बताइएगा, आप तीनों से सवाल है कि मतलब पाकिस्तान की जो ज्यूरी है उसने ये ऑस्कर के लिए फ़िल्म को जो है वो नॉमिनेट किया है, और क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को, और क्या सोच रहे हैं अब आप लोग कि मतलब ज़ाहिर है कांस फिल्म फेस्टिवल में एक फ़िल्म को अवार्ड मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्कर ना मिले, इंशाल्लाह मिलेगा। तो अभी आप लोग नॉमिनेट तो हो चुके हैं आपकी मूवी, तो हम नॉमिनेट नहीं हुए हैं, हमारी सबमिशन हाँ पाकिस्तान की तरफ सबमिट किया है, एंड इट्स एन ऑनर। ये एक और मतलब हम क्या बेहोश हो जाएं तो हम समझ आए कि क्या हो क्या रहा है। बट यू नो लाइक ऑस्कर तो मतलब लेवल ही कुछ और है, समझ रही है ना आप। तो ये तो हमारे ख्वाबों ख्यालों से भी बढ़ के, एंड आई फील दैट इट्स टाइम। पाकिस्तान बहुत देर से अंडरडॉग रहा है और पाकिस्तान में अनबिलीवेबल काम होता है। म्यूज़िक हमारी अनबिलीवेबल है, हमारे ड्रामे अनबिलीवेबल हैं, हमारी फिल्म, हमारा थिएटर, हम कहीं, हमारे आर्ट, कोई हम पीछे नहीं हैं। बस मौका है, और ये मौका है, और we're so lucky to be part of this team जो पेव कर रही है वे बाकी फिल्मों के लिए, बाकी कंटेंट के लिए। ठीक है। अच्छा मुझे लास्ट में ना, आप तीनों जो हैं वो सेट का कोई यादगार वाक़या कोई भी किसी भी वजह से हो सकता है, वो बताएं, तीनों बताएंगे। हाँ मुझे याद आ गया है, हम काफ़ी आज सुबह से हम यादगार मौके ही ढूंढ रहे हैं और वो ख़त्म हो गए हैं। सो मेरे लिए हम जहाँ शूट कर रहे थे उधर घर था 3 लेवल्स पे, और हमें गोल सीढ़ी से जाना होता था, छोटी जो गोल सीढ़ी है, और वो छोटी साइज़ में थी, उसकी विड्थ जो थी ना एक एक स्टेप की वो बहुत ज़्यादा थी, और वो बहुत लाइक थिक नहीं होती जैसे पुराने ज़माने की वो गोल सीढ़ियाँ बनाई हुई हो कि वो घर टूट जाएंगे मगर वो सीढ़ी वहीं की वहीं रहेगी, वो वाली सीढ़ी थी। बड़ी वो हिस्टोरिक सीढ़ी है, क्योंकि मैं जब उधर से नीचे उतरती थी ना तो मुझे चक्कर आते थे, मुझे थोड़ा सा वर्टिगो होता है गोल सीढ़ियों से। तो जब भी कोई मुझे ऊपर नीचे नीचे जाना होता था तो एक बंदा होता था जिसके कंधे पे मैं हाथ रखूँ, कोई भी हो सकता था, रास्ती जा रही है नीचे या कोई मुझे छोड़ने जा रहे, तो मैं हाथ। तो एक दिन क्या हुआ, मुझे कोई नहीं मिला और मुझे बहुत ज़ोर से बाथरूम जाना था। तो और कुछ खाने का ब्रेक था या कुछ, और लिटरली मुझे याद है कि मैं ऊपर मेकअप रूम से नीचे इस तरह सीढ़ी को पकड़ते पकड़ते चल रही हूँ। तो मैं जब नीचे पहुँची हूँ और मैंने बस मुड़ के जाना था तो वहाँ एक ENG का बंदा खड़ा हुआ था, और उसको समझ नहीं आई मैं करके, मैं पूरी दीवार फील करते हुए एक बंदी नीचे उतरी है, एंड ही वाज लाइक, और वो फिर उसके बाद थोड़े वो रहे, डाउटफुल रहे मुझे लेके हमेशा कि ये क्यों ऐसे उतर रही थी छिपकली की तरह, यू नो, आई वाज लिटरली ऑन द वॉल एंड कमिंग डाउन, सो आई फेल्ट दैट वाज मैं क्या बताऊं रास्ते वो चादर चढ़ाने वाला बता दो ना, कौन सा जो इनका कटआउट के ऊपर। बस ये होता था कि हम रिहर्सल्स में कुछ चीज़ें प्रैक्टिस करते थे जो बिल्कुल परफेक्शन के साथ होती थी, और रन थ्रू भी कर लिया, कैमरा भी सही सेट हो गया, सब कुछ फिट है, और जब एक्शन बोलते थे तो सब कुछ उल्टा होता था। अगर हमारा एक छोटा बच्चा, एक बेबी है जो शुरू में हमारे फिल्म के अंदर आता है, वो रन थ्रूज के अंदर बिल्कुल खामोश होती थी, बट जैसे एक्शन कॉल करते थे रोना शुरू कर देती थी। फिर एक था कि वो कटआउट होता है बहुत बड़ा सा, राना फैमिली हाउस के अंदर वो होता है, और मेरी जो कैरेक्टर मुमताज़ वो सीढ़ी पर खड़ी होकर उसके ऊपर फेंकती है चादर। तो वो बस ये होता था कि जब मैं चढ़ती थी उसके ऊपर, कभी स्टूल लड़क रहा है, मैं चादर फेंकी है, वो उधर गिर रही है, वो उधर जा रही है, हर जगह जा रही थी, और फजूल की टेक्स होती थी हमेशा। बट ये सेट का है, ये एक हकीकत तो करना। मेरा सीन मुझे याद हो फनी मेनली, हाँ, मुझे स्कूटी चलानी नहीं आती थी, तो जब मैंने स्कूटी चलाना सीखी, और क्या उसे कहते हैं, जब मैंने स्कूटी चलाना सीखी 2 दिन में मैंने सीख ली थी स्कूटी चलाना, और अली जी मेरे पीछे बैठे, वो जो हैदर हैं जो कैरेक्टर है उनका, वो हम सफ़र कर रहे थे, तो अभी शूट टेक होता है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, रोड के बजाय मैं फुटपाथ के ऊपर चढ़ा देती हूँ।
जो अली जो तो हैदर है वो जंप मार के उधर जाते पीछे से नहीं थी, वाह यार ये तो अच्छा यानी कि ऐसा नहीं कि मैं भी जंप मार लेती कि मेरी अपनी स्कूटी ना होती तो। डायरेक्टर से डांट किसको पड़ती थी? नहीं हमारे ज़्यादा। डायरेक्टर बहुत अच्छे। यार वो बात करता है उसको ना साइम को वोकैबुलरी आती है एज ए डायरेक्टर आर्टिस्ट से बात करने की, और जो बेहतरीन डायरेक्टर्स होते हैं उनको वोकैबुलरी आनी चाहिए। तो वो कुछ बात ऐसी कर जाते थे कि अच्छा इसको इस तरह देख लेते हैं, या व्हाई डोंट यू सी इट लाइक दिस, तो फिर क्या होगा, फिर क्या होगा मुझे नहीं बताओ, तुम परफॉर्म कर लो। सो आई थिंक हर किसी को उसने बहुत लीवे भी दिया है, और उसने एक अपना विजन भी रखा है कि हम अगर डी ट्रैक कभी हो रहे होते तो कहता था वापस आ जाओ, शाबाश। जेंटल, बहुत जेंटल। अच्छा, जाते जाते आप जो हैं वो जॉयलैंड के जो पाकिस्तानी फ़ैन्स हैं उनको क्या कहेंगे, उनको क्या मोटिवेशन देंगे कि वो फिल्म आकर जो है वो सिनेमा में देखें? अलीना आपसे स्टार्ट करते हैं। जी मैं तो यही कहूँगी कि ज़रूर आएँ देखें, क्योंकि ये जो मूवी है इसी सिर्फ ट्रांस के ऊपर नहीं, एक फैमिली स्टोरी है। इसमें एक मर्द, एक औरत या एक जैसी ट्रांस, उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है, दिखाया गया है कि किस तरह एक इंसान अपनी ज़िंदगी में क्या एफर्ट्स करता है अपनी ज़िंदगी को कामयाब करने के लिए। सो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर आएँ देखें। मुझे उम्मीद है कि जब आप आएँगे देखेंगे तो आप हम में से काफ़ी की स्टोरी को अपने साथ ज़रूर मैच करेंगे। सो प्लीज़ आएँ और ज़रूर देखिएगा आप। मेरे लिए जो अगेन बस फ़ख्र की बात है कि इस फिल्म को बनाने में कोई 200 बंदों का हाथ है, कास्ट से लेके क्रू से लेके सब पाकिस्तानी हैं, सब ने अपने दिलो जान से इस पे मेहनत की है, सब कुछ डाल दिया है। बिकॉज आई थिंक हम सबको ये कहानी इस तरह से हिट की थी और उसके अंदर हमने फेथ डाला और फिर हमने ये मूवी बना दी, और 7 महीने के अंदर अंदर ये कान में पहुंच गई और फिर ये वहाँ जीती। उसके बाद ये बहुत सारे और फेस्टिवल्स में गई है। अब माशाल्लाह से पाकिस्तान ने इसको नॉमिनेट किया है। आगे देखते हैं कि कहाँ जाएगी, ऑस्कर्स नहीं जाएगी, वो हमने अल्लाह मियां पे छोड़ा हुआ है। लेकिन बात हकीकत ये है कि बहुत प्यार से फिल्म बनाई गई है और ये वाकई में बहुत खूबसूरत कहानी है। तो मेरी बस उम्मीद है और इच्छा है कि आप लोग सब जाएं नवंबर 18 को, इल्तिजा, और आप लोग जाएं और आप लोग देखें कि आप लोग मज़ा भी आएगा, आप लोग हंसेंगे भी और थोड़ा सा शायद दुख भी हो, लेकिन वो अच्छा वाला दुख जो नहीं होता वो भी होगा। तो जाएं, मज़े करें, और मैं क्या कहूँ। आई फील दैट सोशल मीडिया है, बहुत सारे ज़राए हैं देखने के कि एक चीज़ आने से पहले उसका क्या रिएक्शन होता है और आने के बाद लोगों का क्या रिएक्शन होता है, और वो खुल के फिर बात सामने आती है। तो प्री कंसीव नोशंस ना रखें इस फिल्म के बारे में, आपको इस वक्त कुछ नहीं पता, ट्रस्ट मी। सो लोगों की बातों को ना सुने और डाउटफुल ना हो, ख़ुद ही ना सोच लें कि इस कहानी में ये होगा वो होगा। जब तक आप जाके नहीं देखेंगे कि फ़्रांस में हमारे लिए लोग क्यों खड़े होके तालियां बजाए, या टिफ़ में लोगों ने खड़े होके, या हमें परफॉर्मेंस देखने के बाद आके थोड़े से रोए या थोड़े से हंसे और मोमेंट शेयर किए, वो बहुत रियल टाइम जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा ये फ़िल्म क्यों है ख़ास और क्यों लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो क्यों बात कर रहे हैं, 18 नवंबर को जाके देखें। क्यों इतनी देर तक हम बैठ के आपका सर खा रहे हैं, इसकी वजह भी 18 नवंबर को आपको पता चलेगी। तो 18 नवंबर पाकिस्तान के सारे सिनेमाज में जॉयलैंड। चलें जी, हम सब जो हैं वो आपकी मूवी जाकर देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।